क्या इंसान अमर होने की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुका है? सदियों से हम मानते आए हैं कि जन्म, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु जीवन का एक प्राकृतिक चक्र है। लेकिन अब दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और अरबपति इस चक्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे बुढ़ापे को एक बीमारी मानते हैं, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज किया जा सकता है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां 100 साल की उम्र में भी आप 25 साल जितने जवान और स्वस्थ महसूस करें। दिल की बीमारी, कैंसर या डायबिटीज इतिहास बन जाए। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिस पर दुनिया भर की लैब्स में दिन रात काम हो रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी तक हर तरफ से एक ही लक्ष्य, इंसान को अमर बनाना। लेकिन क्या यह वाकई संभव है और इसकी कीमत क्या होगी? इस वीडियो में हम 15 क्रांतिकारी तकनीकों को समझेंगे जो इंसान को अमरता की ओर ले जा रही हैं। जानेंगे कि विज्ञान कैसे हमारे शरीर के कोड को फिर से लिख रहा है, कैसे आर्टिफिशियल अंग हमारे बायोलॉजिकल अंगों की जगह ले सकते हैं और कैसे हमारा दिमाग एक दिन डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन सकता है। वीडियो के अंत में हम उस सबसे बड़े सवाल का सामना करेंगे, क्या इंसान अमर होगा या इंसानियत खत्म हो जाएगी? जब हम अमरता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पौराणिक कहानियां आती हैं, लेकिन आज यह सिर्फ कल्पना नहीं रह गई है। जेफ बेजोस और पीटर थियल जैसे अरबपति एंटी एजिंग रिसर्च में निवेश कर रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि उम्र बढ़ना एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसका हल ढूंढा जा सकता है। सवाल है, क्या हम अपने जीन्स को बदलकर बुढ़ापे को रोक सकते हैं? लेकिन क्या हम प्रकृति के इस नियम को बदलने के लिए तैयार हैं? सदियों से बुढ़ापे को जीवन का हिस्सा माना गया है, लेकिन अब वैज्ञानिक मानते हैं बुढ़ापा भी एक बीमारी है, जैसे हार्ट डिजीज या कैंसर। डेविड सिंक्लेयर के अनुसार उम्र बढ़ना शरीर में जानकारी के खोने का नतीजा है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर करप्ट होता है, वैसे ही डीएनए में गड़बड़ी आती है। अब वैज्ञानिक बुढ़ापे को रोकने के लिए नई थेरेपी विकसित कर रहे हैं। अगर बुढ़ापा हमारे जेनेटिक सॉफ्टवेयर में एक बग है, तो क्या हम उसे ठीक कर सकते हैं? क्रिस्पर कैस9 जैसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से वैज्ञानिक एजिंग जीन्स को पहचानकर उन्हें ऑफ करने पर काम कर रहे हैं। चूहों पर एक्सपेरिमेंट्स में इसके सफल परिणाम मिले हैं। लेकिन सवाल है, क्या हमें अपने जेनेटिक कोड के साथ इस स्तर पर छेड़छाड़ करनी चाहिए? हमारे शरीर की कोशिकाएं समय के साथ कमजोर हो जाती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें खुद को रिपेयर करना सिखा दें। सिंथेटिक बायोलॉजी में वैज्ञानिक कोशिकाओं के लिए कंप्यूटर कोड लिख रहे हैं, जेनेटिक सर्किट्स जो इफ देन लॉजिक पर काम करते हैं। उदाहरण, अगर सेल को कैंसर का सिग्नल मिले तो वह खुद को नष्ट कर ले। अगर डैमेज दिखे तो रिपेयर प्रोटीन्स बनाना शुरू कर दे। इससे हमारी कोशिकाएं स्मार्ट बन जाती है, समस्याओं को पहचानकर खुद ही समाधान निकाल लेती हैं। यह भविष्य की पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है, शरीर के अंदर ही डॉक्टरों की सेना तैनात करने जैसा। लाखों लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इंतजार करते हैं, लेकिन डोनर की कमी है। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, मशीन से बने या लैब में उगाए गए अंग इस समस्या का हल हो सकते हैं। 3D बायोप्रिंटिंग से मरीज की कोशिकाओं से अंग बनाए जा सकते हैं, जिससे रिजेक्शन का खतरा कम हो जाता है। मैकेनिकल ऑर्गन्स जैसे आर्टिफिशियल हार्ट या किडनी सालों तक बिना थके काम कर सकते हैं। भविष्य में अंग फेलियर से मौतें अतीत की बात होंगी। अंगों को अपग्रेड करना मोबाइल फोन बदलने जैसा आसान हो जाएगा। यह इंसान को एक मॉड्यूलर बायोलॉजिकल मशीन में बदल सकता है। खून हमारे शरीर की लाइफलाइन है, लेकिन यह भी परफेक्ट नहीं है। वैज्ञानिक अब सिंथेटिक ब्लड पर काम कर रहे हैं, लैब में बना आर्टिफिशियल खून जो असली खून से बेहतर हो सकता है। हीमोग्लोबिन बेस्ड ऑक्सीजन कैरियर्स जैसे नैनो पार्टिकल्स ऑक्सीजन उन जगहों तक पहुंचा सकते हैं जहां असली खून नहीं पहुंचता। सिंथेटिक ब्लड यूनिवर्सल हो सकता है, महीनों तक स्टोर किया जा सकता है। भविष्य में इसमें नैनोबॉट्स तैर सकते हैं,
कैंसर सेल्स को खत्म करना, वायरस को मारना और धमनियों को साफ करना। यह खून बीमारियों से बचाएगा और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। इंसान सिर्फ शरीर नहीं, चेतना और यादों से बनता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI का मकसद है दिमाग को कंप्यूटर या इंटरनेट से जोड़ना। न्यूरालिंक जैसी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। दिमाग में चिप लगाकर न्यूरॉन्स के सिग्नल को डिजिटल कमांड में बदलना। भविष्य में आप सोचकर ही गूगल सर्च कर सकते हैं, नई भाषा या स्किल डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विलय, इंफॉर्मेशनल इमॉर्टैलिटी। हमारी सोच और बुद्धि एक साइबर नेटवर्क का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए जीवित रह सकती है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का अंतिम लक्ष्य है माइंड अपलोडिंग, यानी दिमाग का पूरा डिजिटल रेप्लिका बनाकर उसे सुपर कंप्यूटर पर चलाना। सैद्धांतिक रूप से आपकी यादें, पर्सनैलिटी, भावनाएं डिजिटल दुनिया में ट्रांसफर हो सकती हैं। शरीर मर सकता है, लेकिन चेतना डिजिटल रूप में जीवित रह सकती है। लेकिन सवाल है, क्या वो डिजिटल कॉपी सच में आप होंगे? क्या चेतना को वाकई में डिजिटल किया जा सकता है? माइंड अपलोडिंग अमरता का वादा करती है, लेकिन इंसान होने के मतलब पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। माइंड अपलोडिंग के लिए जिस डिजिटल दुनिया की जरूरत है वह वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स से बन सकती है। सोचिए, माइंड अपलोडिंग के बाद आप एक वर्चुअल रियलिटी में जागते हैं, जहां आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। कोई बीमारी, बुढ़ापा या मौत नहीं, एक डिजिटल स्वर्ग जैसा। गंभीर बीमारियों या विकलांगता से जूझ रहे लोग भी वर्चुअल दुनिया में नई जिंदगी पा सकते हैं। लेकिन क्या लोग इस परफेक्ट वर्चुअल दुनिया के इतने आदी हो जाएंगे कि असली दुनिया को भूल जाएंगे? अगर हम अपने दिमाग को अपलोड नहीं करना चाहते, तो क्या शरीर को हमेशा जवान रख सकते हैं? इसका जवाब है सेलुलर रीप्रोग्रामिंग। iPSCs ऐसी सेल्स जिन्हें किसी भी अंग की तरह बदला जा सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर रीप्रोग्रामिंग शरीर के अंदर ही की जाए तो पुरानी कोशिकाएं फिर से जवान बन सकती हैं। चूहों पर एक्सपेरिमेंट्स में उम्र को उलटा जा चुका है, बूढ़े अंग फिर से जवान हो गए। कल्पना कीजिए, एक थेरेपी जो आपके 80 साल के सेल्स को 30 साल का बना दे। उम्र के साथ हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है। नैनो टेक्नोलॉजी से हम एक आर्टिफिशियल, ज्यादा शक्तिशाली इम्यून सिस्टम बना सकते हैं। अरबों नैनोबॉट्स खून में तैरेंगे, हर खतरे को पहचानकर नष्ट करेंगे। वायरस, बैक्टीरिया, कैंसर, सबका इलाज खुद ब खुद। हमें फ्लू का टीका नहीं लगेगा, क्योंकि नैनोबॉट्स हर नए वायरस को पहचानना सीख लेंगे। यह हमें सुपर ह्यूमन हेल्थ देगा, लंबी और स्वस्थ जिंदगी। डीएनए वैक्सीन्स, ऐसी वैक्सीन्स जो हमारे डीएनए में स्थायी बदलाव कर देंगी ताकि हम हमेशा के लिए इम्यून हो जाएं। उदाहरण, एक जीन जो HIV या कैंसर से बचाए। यह थेरेपी आपकी अगली पीढ़ियों को भी सुरक्षा दे सकती है। लेकिन सवाल है, क्या हमें अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के डीएनए में स्थायी बदलाव करने का अधिकार है? इससे समाज दो हिस्सों में बंट सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सुपर ह्यूमन और सामान्य इंसान। क्वांटम बायोलॉजी। क्वांटम मैकेनिक्स के नियम हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं? अगर हम इन प्रक्रियाओं को समझकर कंट्रोल करना सीख जाए तो शरीर को फंडामेंटल लेवल पर मैनिपुलेट कर सकते हैं। शायद हम सेल्स के अंदर टाइम के बहाव को धीमा कर सकें या डैमेज हुए डीएनए को बिना खोले रिपेयर कर सकें। यह बायोलॉजी को सब एटॉमिक लेवल पर हैक करने जैसा होगा। अगर क्वांटम बायोलॉजी सफल हुई तो उम्र बढ़ना पूरी तरह रुक सकता है। बड़ी कंपनियों के साथ साथ एक अंडरग्राउंड मूवमेंट भी है, बायोहैकिंग। ये लोग खुद पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोग डाइट और एक्सरसाइज को कंट्रोल करते हैं, कुछ अपने शरीर में चिप्स और सेंसर्स इंप्लांट कर रहे हैं, कुछ तो क्रिस्पर किट से खुद पर जीन एडिटिंग भी कर रहे हैं। ह्यूमन 2.0 बनने की कोशिश। यह मूवमेंट जितना आकर्षक है उतना ही खतरनाक भी,
बिना रेगुलेशन के खुद पर प्रयोग करना जानलेवा हो सकता है, लेकिन यह दिखाता है कि अमरता की खोज अब आम लोगों का भी सपना बन चुकी है। सवाल है, क्या इंसान अमर होगा? विज्ञान की रफ्तार देखकर लगता है कि हम उम्र को कंट्रोल करना सीख लेंगे, लेकिन अगर अमरता सिर्फ अमीरों के लिए होगी तो समाज दो हिस्सों में बंट जाएगा। ओवर पॉपुलेशन और संसाधनों की कमी, ये नए खतरे होंगे। सबसे बड़ा खतरा इंसान होने के मतलब का खो जाना। अमरता का वरदान शायद इंसानियत के लिए सबसे बड़ा अभिशाप भी हो सकता है। विज्ञान हमें एक ऐसे भविष्य की दहलीज पर ले आया है जहां अमरता अब सिर्फ सपना नहीं, तकनीकी संभावना है। लेकिन यह रास्ता गहरे नैतिक सवालों से भरा है। लंबी स्वस्थ जिंदगी का लोभ बनाम सामाजिक बिखराव और इंसानियत खोने का डर। कोई आसान जवाब नहीं है। यह टेक्नोलॉजी हम सबको प्रभावित करेगी, इसलिए चर्चा जरूरी है। आपका क्या मानना है? क्या इंसान को अमरता की खोज करनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।